हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस कीड़ा। तो आज हम लोग 15 जून का कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आर्टिकल है वो है माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या है कि इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पॉवर्टी रिड्यूस करने में बहुत हद तक सक्सेसफुल रहा है, लेकिन जब माल न्यूट्रिशन की बात आती है तो इंडिया सक्सेसफुल नहीं रहा है। ठीक है, अगर आप एक होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जिसको हम लोग NFHS भी बोलते हैं, अगर आप NFHS 4 और NFHS 5 का डेटा अगर आप मैच कीजिएगा तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम डेटा कंपेयर करते हैं NFHS 4 और 5 का, तो 5 में स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं जिस पर माल न्यूट्रिशन डिराइव होता है, डिसाइड होता है, वो बड़े हैं। ठीक है, कम नहीं हुआ है। ठीक है, इस न्यूज़पेपर आर्टिकल के हिसाब से 13 स्टेट्स, जिसमें से बिगर स्टेट्स लाइक गुजरात और वेस्ट बंगाल भी शामिल है, वहाँ पर वेस्टिंग बढ़ा है और स्टंटिंग बढ़ा है और ओवरऑल वेस्टिंग बढ़ा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो ये भी बताता है कि 57% जो वुमेन है और 67% चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर एज, उनको अनीमिया है। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो ये बताते हैं कि इंडिया में माल न्यूट्रिशन अभी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब माल न्यूट्रिशन डिस्कस करने से पहले मैं दो कंसेप्ट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, वेस्टिंग, स्टंटिंग और साथ ही साथ अंडरवेट। तो बेसिकली अंडरवेट क्या होता है कि पर्टिकुलर एज पर जो भी स्पेसिफाइड, अगर आपका जो बॉडी वेट है अगर उससे कम है वेट आपका, तो आप अंडरवेट की कैटेगरी में आ गए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि 10 साल का जो बच्चा है उसका जो वेट होना चाहिए 25 केजी अप्रॉक्स। ठीक है, अगर वो 20 केजी का है तो वो अंडरवेट कहलाएगा। ठीक है, वेस्टिंग क्या है? ठीक है, तो वेस्टिंग इज़ हैविंग अ वेट बिलो द रिकमेंडेड लेवल फॉर अ गिवन हाइट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई 5 फीट का लड़का है, अगर मैं बोलूँ कि उसका जो वेट है वो होना चाहिए 50 केजी, अगर उसका 45 केजी है तो वो उसको बोलेंगे कि वो वेस्टिंग की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, साथ ही साथ स्टंटिंग क्या है? स्टंटिंग इज़ हैविंग अ हाइट बिलो द रिकमेंडेड लेवल ऑफ स्पेसिफिक एज। ठीक है, अगर मैं ये बोलता हूँ कि अगर 5 साल का बच्चा है और उसका जो होना चाहिए हाइट वो होना चाहिए 4 फीट, अगर उसकी हाइट 3.5 फीट है तो वो स्टंटेड हो कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली वेस्टिंग, स्टंटिंग, अंडरवेट, अनीमिया, ये सब जो है वो माल न्यूट्रिशन डिसाइड करने में माल न्यूट्रिशन के डिसीजन पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर हम लोग माल न्यूट्रिशन डिसाइड करते हैं। तो आर्टिकल में ये बोला गया है कि बेसिकली माल न्यूट्रिशन जो है वो विशियस साइकिल का रिजल्ट है। ठीक है, तो ये विशियस साइकिल क्या होता है? ऐसा होता है कि मतलब कि जो मतलब एक बार ये साइकिल चला गया और जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफ़र होते ही रहता है। ठीक है, तो अब मान लिया कि स्टार्ट करते हैं मदर से। ठीक है, तो मदर जनरली होता क्या है कि पहले होता क्या था कि घरों में जो मदर होती थी वो सबको खाना खिलाने के बाद ही खाना खाती थी, तो उनमें अनीमिया हो गया, वो खुद ही माल नरिश्ड है, तो उनका जो बच्चा होगा वो भी माल नरिश्ड होगा। ठीक है, तो चाइल्ड भी माल नरिश्ड होगा, तो जब चाइल्ड माल नरिश्ड होगा तो उसकी जो कैपेसिटी है एजुकेशन एजुकेशन एक्वायर करने की और साथ ही साथ फिजिकल वर्क करने की, वो भी कम होगा। ठीक है, तो जब कम होगा तो उससे क्या होगा कि उनको जो वेजेस मिलेगा वो कम मिलेगा। जब वो वेजेस उनको कम मिलेगा तो खाना भी कम खाएंगे। ठीक है, तो जब खाना कम खाएंगे तो उनके फैमिली में फिर जो मदर होगी वो भी सबसे लास्ट में खाएंगे और वो कम खाएगी। तो ये हमारा विशेष साइकिल चलते रहता है और जनरेशन पर जनरेशन ऐसा होता है कि माल न्यूट्रिशन कंटिन्यू होते रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली माल न्यूट्रिशन का विशेष साइकिल है। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा कि आखिर हम लोगों ने पॉवर्टी तो बहुत हद तक कम कर दिया, लेकिन माल न्यूट्रिशन इतनी बड़ी समस्या क्यों है? तो उसका ये रीज़न है कि जनरली जो पॉवर्टी रिडक्शन में हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए और जिसमें से हमारा मेजर था पीडीएस के थ्रू हम लोग बहुत ही कम रेट पर और फ्री पे भी हम लोग राइस और वीट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ये जो राइस और वीट है वो आपका जो कैलोरी डिफिसिट है उसको तो उसकी भरपाई कर देता है, लेकिन विटामिन्स, मिनरल्स ये कहाँ से आएगा?
ठीक है। तो ये अगर उसके लिए आपको फ्रूट्स खाना होगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। लेकिन सभी लोगों के की मतलब परचेजिंग पावर उतनी नहीं है कि वो मतलब ये सब चीज़ें खा सकें, ठीक है। तो होता क्या है कि ठीक है, आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन होगा क्या कि आपको ये सब चीज़ें, विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलेंगे, जिससे आप मालनरिश्ड ही रहेंगे, ठीक है। तो इस फिनोमेना को भी क्या बोला गया है, हिडन हंगर भी बोला गया है, ठीक है। हिडन हंगर बेसिकली लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल इन योर डाइट, ठीक है। तो ये इस कारण माल न्यूट्रिशन जो है वो परसिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे उपाय लिए थे, ठीक है। और जो मोस्ट नोटेबल और रिसेंट था वो था पोषण 2.0। तो ये था कि न्यूट्रिशन फॉर ऑल, गवर्नमेंट इसमें ये कोशिश करेगी कि न्यूट्रिशनल अपटेक बढ़ाया जाए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि अगर मैं इसके परफॉर्मेंस का बात करूं तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल जो इस स्कीम को जो बजट एलोकेशन हुआ है उसमें बस मार्जिनल ही इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। इंक्रीमेंट बहुत ही कम है। साथ ही साथ जो भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ का डेटा आया है उसमें ऐसा पाया गया कि 32% फंड्स तो यूटिलाइज ही नहीं हुए हैं। तो जितना फंड एलोकेटेड था वो भी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो इस कारण क्या है कि माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है वो अभी भी परसिस्ट कर रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो जो राइटर है वो ये बताते हैं कि हमें बस इनपुट ओरिएंटेड नहीं रहना चाहिए कि चलो ठीक है, ये स्कीम है, हमने इतना पैसा दे दिया उसके बाद भूल गए, नहीं। हमें क्या करना होगा कि आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग किसी स्कीम का जो सक्सेस है कि नहीं, कितना सक्सेस है उसका हम लोग जब मेज़र करते हैं तो आउटकम क्या है, मतलब कि स्टंटिंग कितना कम हुआ, वेस्टिंग कितना कम हुआ, उस पर हम लोग उसको देखते हैं रैदर देन कि हमने कितना इन्वेस्ट किया। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ना कि नहीं सिर्फ इसी स्कीम में, बाकी स्कीम्स में भी ज़रूरी है। साथ ही साथ राइटर ये बोलता है कि एमपीज़ को भी आगे आना चाहिए और जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें मॉनिटर करें कि माल न्यूट्रिशन का लेवल कितना है, ठीक है। साथ साथ अभी जो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, नीति आयोग हो गया, ठीक है। तो नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसमें भी माल न्यूट्रिशन को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल माल न्यूट्रिशन के बारे में। नेक्स्ट है जो आर्टिकल है वो अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट ने अभी आपने पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट ने अभी एक बहुत ही इनोवेटिव स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है अग्निपथ, जिसमें वो क्या करेंगे कि 17.5 ईयर्स से बड़े जो नौजवान हैं उनको रिक्रूट करेंगे 4 ईयर्स के लिए मिलिट्री में, ठीक है। और क्या होगा कि आफ्टर 4 ईयर जितना भी रिक्रूटमेंट होगा उसका 25% जो लोग होंगे उनको लॉन्ग टर्म सर्विस के लिए चुना जाएगा, ठीक है, जो कि 15 ईयर्स का होगा। और बाकी को जो फिर वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, ठीक है। और वो जो बेसिकली जो सिविक लाइफ में आ जाएंगे और वो फिर नॉर्मल एक्टिविटी जो फिर या फिर अपने हिसाब से कोई भी नया स्किल डेवलप करके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है ओवरऑल अग्निपथ स्कीम। तो अब डिस्कस करते हैं कि आखिर ये रिक्वायर क्यों है, ठीक है, वाई। क्योंकि कोई गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लॉन्च करती है तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए इसके पीछे दो कारण हैं। एक क्या है कि जो डिफेंस बजट अगर आप देखिएगा कि जितना अमाउंट डिफेंस को एलोकेट होता है उसमें से जो मेजर जो पोर्शन है वो पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स पर जाता है, ठीक है। तो उसके चलते क्या हो रहा है कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है मिलिट्री में, जैसे कि हमने नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, नए वेपन्स डेवलप कर दिए, ठीक है। तो ये सब पर हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है अभी इंडियन मिलिट्री के पास। सेकंड, अब क्या हो रहा है कि जो वारफेयर हो रहा है वो बेसिकली टेक्निकल वारफेयर हो रहा है, ठीक है। ड्रोन्स, एआई, ठीक है, ये सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं वारफेयर में। तो अब ऐसा जो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो ये चाह रहे हैं कि जो वो ये प्रपोज कर रहे हैं कि जो साइज ऑफ मिलिट्री शुड बी लीनर एंड थीनर, मतलब कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कम किया जाए। तो अब क्या है कि इन दोनों
चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लाया है, ठीक है। अगर 4 साल अगर आप कोई सर्व करता है तो उसे इस स्कीम के हिसाब से उसे पेंशन मिलेगा नहीं, ठीक है। तो वो 4 साल गवर्नमेंट और 4 साल वो आर्मी में अगर सर्व करता है तो जो रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए आर्मी को, वो इससे फुलफ़िल हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये स्कीम लाया गया है, लेकिन इसके साथ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो सबसे पहला चैलेंज है कि जनरली क्या होता है कि आप जब मिलिट्री की ट्रेनिंग लेते हैं तो बहुत सारा समय, लेट्स से 3 ईयर 4 ईयर, आपका जो इवन मोर देन 4 ईयर जो वो ट्रेनिंग पीरियड में चला जाता है वेरियस स्टेजेस पर। लेकिन इस स्कीम में क्या है कि 6 मंथ की ट्रेनिंग है। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या 6 मंथ में हम एक सोल्जर को तैयार कर सकते हैं जो कि बॉर्डर पर जा कर के इंडिया को डिफेंड कर सके, ठीक है। सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है। दूसरा जो है, अगर कोई 4 साल मिलिट्री में स्पेंड करता है और वहाँ से निकलता है तो क्या उसके पास वो रिक्विजिट स्किल होगी जिससे कि उसको नया रोज़गार मिले। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी ये दो चैलेंजेस है। तो इसका वे फॉरवर्ड हम यही बोल सकते हैं कि लेट्स सी, एक बार ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाए उसके बाद देखते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल होगा, ठीक है। कितने जो युवा हैं वो इसके लिए अप्लाई करते हैं, कितने सेलेक्ट होते हैं, इसका क्या आउटकम होगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट का एनालिसिस है। कुछ दिन पहले आरबीआई गवर्नर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडियन इकोनॉमी हैज़ रिमेन्ड रिजिलियंट सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड बफर। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था, ये अभी क्या है कि पैंडेमिक था, तो फिर लॉकडाउन क्या हुआ कि फिर जब लॉकडाउन रिमूव हुआ तो इकोनॉमिक ग्रोथ पिक करना स्टार्ट किया, लेकिन उसी समय हो गया यूक्रेन रशिया वार, ठीक है। तो इसके कारण जो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें एक स्लो डाउन आ गया, ठीक है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आरबीआई गवर्नर ने ये स्टेटमेंट दिया था। लेकिन जो ऑथर है वो ये बोल रहा है कि भले ही आरबीआई गवर्नर ने एक बहुत ही रोजी पिक्चर पेंट किया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट है, ठीक है। जैसे फर्स्ट जो एग्जांपल उसने लिया है इन्फ्लेशन का, तो अगर लास्ट सक्सेसिव 3 क्वार्टर में देखा जाए तो इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा रहा है। और एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका ऑब्जेक्टिव है कि इन्फ्लेशन को 2% से 6% के बैंड में रखना। यहाँ पर एमपीसी फेल हो गई है, ठीक है। तो अब इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो जब इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, ठीक है। जैसे रेपो रेट बढ़ जाएगा, जब रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बैंक्स को क्या होगा, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई से लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। जब हायर रेट पर जब वो लोन लेंगी तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा लेंडिंग का वो बढ़ जाएगा। तो अब जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो भी जिनको नया इंडस्ट्री खोलना है, उनके लिए क्या हो जाएगा कि मनी बोरो करना बहुत महंगा हो जाएगा, तो वो डिले कर देंगे, ठीक है। तो जब इन्वेस्टमेंट डिले होगा तो हमारा जो ग्रोथ है वो डिक्रीज करेगा। तो हायर इन्फ्लेशन लीड्स टू लोअर ग्रोथ, ठीक है। तो अभी हाई इन्फ्लेशन हाई है तो ग्रोथ का भी प्रोस्पेक्ट ज़्यादा है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस किया गया है वो है करंट अकाउंट डिफिसिट। तो करंट अकाउंट डिफिसिट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। तो अब ऐसा बताया जा रहा है कि अभी क्या है कि चलो रुपी जो है वो वीक है डॉलर के रिस्पेक्ट में, तो हमारे एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी जो खुद ही बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो इंडियन प्रोडक्ट का डिमांड बहुत से एकदम से बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो पूरे वर्ल्ड की बहुत ही लो है। तो इस केस में ये एक्सपेक्ट करना कि दूसरे कंट्री में डिमांड बढ़ जाए जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, तो ये बहुत फिट बैठता नहीं है। तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। वहीं हमारा जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट हमारा बेसिकली जो क्रूड ऑयल है, पाम ऑयल है, वो हमारा मतलब हमारी इतनी बड़ी ज़रूरत है कि कुछ भी हो हमारा इम्पोर्ट उतना का उतना रहना ही है। तो हमारा इम्पोर्ट पहले से ही हाई है, तो इस कारण क्या होगा कि हमारा करंट डिफिसिट है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं फिजिकल डिफिसिट की बात करूँ तो 2021-22 का जो प्रोजेक्टेड फिजिकल डिफिसिट है वह है 6.7%, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की जो एबिलिटी है स्पेंड करने की उसको
कंस्ट्रेन कर दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं अब मैं बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन पर ले जाता हूँ। अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैलकुलेशन की बात करूँ तो क्या होता है, CIG प्लस X माइनस M। ठीक है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो कंजम्पशन, कल के मैंने आर्टिकल में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि हाउस होल्ड कंजम्पशन भी कम हो रहा है, क्यों, ओनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी कम है, क्यों, क्योंकि लेंडिंग रेट्स हाई हैं, साथ साथ गवर्नमेंट भी कंस्ट्रेंड है हायर फिजिकल डिफिसिट के कारण। ठीक है, और हमारा X माइनस M है वो निगेटिव है, तो ओवरऑल हमारा जो जीडीपी पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो निगेटिव ही पड़ रहा है। तो इस केस में मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही अच्छे दौर से नहीं गुजर रही है। तो इस आर्टिकल में जो राइटर है वो यही सब बातें डिस्कस कर रहा है, बोल रहा है कि इंडियन इकोनॉमी के पास बहुत सारी चैलेंजेस अभी भी हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही है। ठीक है, तो आज हमने 3 आर्टिकल डिस्कस करा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।